Hello बच्चा लोग, this is Kriti Mishra and I am going to teach you business studies. From last two videos we are studying about the FAOLS principles of management. In last two videos we have already studied 6 of these videos. Here the seventh principle. The seventh principle is subordination of individual interest to general Principle of subordination of individual interest to general interest states that the interest of an organization should take priority over the interest of an employee. अगर मैं इसको बहुत सिंपल टर्म से कहूँ तो देखो आप, हर इंडिविजुअल और हर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के पास ही अपने अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और दोनों ही चाहते हैं कि उनका ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो. तो ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको इनफैक्ट मैनेजर जो है उसको ऐसा करना चाहिए कि जो भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव है उसको इस तरह से कन्वर्ट किया जाए जिससे कि वो उसका वो जो ऑब्जेक्टिव है वो जनरल ऑब्जेक्टिव के साथ कम्प्लीटली मैच अप हो सके या मर्ज हो सके. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ. अगर मान लो कि एक एम्प्लॉय है जिसका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है कि उसका जो पेमेंट है या जो पे स्लिप्स है वो बढ़ जाए. अब ये और कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो चाहता है कि इस साल हमारी सेल 20% से इंक्रीज़ हो जाए. अब देखो ये दो अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं, पर यहाँ पे मैनेजर एम्प्लॉय को क्या कह सकता है कि अगर तुम अच्छे से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करोगे देन ऐसा हो सकता है कि हम तुम्हारा पे भी बढ़ा दें. तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आपके दो ऑब्जेक्टिव एक साथ अचीव हो जा रहे हैं. इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी आपका साइड बाय साइड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ अचीव हो जा रहा है. इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ऑब्वियस सी बात है, अगर सब मिल के काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा. देन कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल. देखिए मैंने कहा था ना कि इन दोनों गोल्स के बीच में हमें कोऑर्डिनेट करना है. इस तरीके से करना है कि दोनों गोल सम अप हो जाए. मीन्स इंडिविजुअल एज वेल एज योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल शुड बी मर्ज इनटू वन. कंसिक्वेंस मीन्स आपका कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा या वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल होगा तो क्या होगा. तो फर्स्ट वन इज़ नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आप अचीव नहीं कर पाओगे. देन इवन एम्प्लॉयज़ विल सफ़र इन लॉन्ग रन. जैसे कि मैंने कहा कि अगर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव नहीं करता है, वो सिर्फ अपने गोल पे कंसंट्रेटेड रहता है, तो लॉन्ग रन में प्रॉब्लम उसी को होने वाली है. अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव है 20% सेल्स को इंक्रीज़ करना और एम्प्लॉय इसमें कोई एफर्ट नहीं दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगले साल उसकी जो पेमेंट जो वो बढ़वाना चाहता है, मोस्ट प्रोबेबली वो पेमेंट उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो ये प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, जो क्या कह रहा था कि जो इंडिविजुअल के गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, उनको इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट करिए कि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ कम्प्लीटली मर्ज हो जाएं या उसके इक्वल हो जाएं. नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आपका क्या कहता है कि जो भी पे एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हो, जो भी उसको वेजेस या सैलरी दे रहे हो, वो ऐसा होना चाहिए जो कि उसके लिविंग स्टैंडर्ड के लिए नेसेसरी हो, या एटलीस्ट इतनी इनकम होनी चाहिए जो कि उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके. प्लस सेम टाइम पे वो कंपनी के जो पेइंग कैपेसिटी है उसके भी इक्वल होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कंपनी की पेइंग कैपेसिटी है ही नहीं और वो बहुत ज़्यादा पे कर रही है. तो प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन सिंपली इतना ही कहता है कि हर एम्प्लॉय को उसके वर्क और उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिलनी चाहिए जो कि उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए नेसेसरी है. प्लस जो भी हम सैलरी पे कर रहे हैं वो कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के इक्वल होना चाहिए. देन इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा. ऑब्वियस सी बात है, अगर एम्प्लॉय को प्रॉपर सैलरी मिल रही है तो एम्प्लॉय क्या होगा, आपका मोटिवेट होगा. और अगर एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय अपने कमिटमेंट को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है. कंसिक्वेंस क्या होगा? इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय. टर्नओवर मीन्स फ्रीक्वेंटली चेंज द जॉब.
मतलब जो एम्प्लॉय है वो बहुत फ्रिक्वेंटली क्या करेगा, अपने जॉब को चेंज करता रहेगा या फिर यहाँ से कंपनी को छोड़ के जाता रहेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है डिससेटिस्फैक्शन एंड डीमोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको अच्छा पे नहीं मिल रहा है तो आप सेटिस्फाई नहीं होंगे एंड आपका क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन होगा और डीमोटिवेशन होगा, जो कि आप काम पे 100% नहीं दे पाओगे। Principle number 8 is your principle of centralization and decentralization. First of all, we need to know what is centralization and what is decentralization. Basically, centralization means concentration of power in few hands. Means whatever the decision, important decisions are taken should be taken by the top level management. And the decentralization means कि decision making or power or authority should be distributed among the all levels of employees. You already learn about the 3 levels of management. Then the decentralization states that every level of management should have equal authority of power. Basically यहाँ पे आपको मैं फिर से समझा देती हूँ। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग इन फ्यू हैंड्स। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिसीजन मेकिंग पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन अब फ्यूल क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द फ्यूल देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। उनके अकॉर्डिंग हर कंपनी में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए और कंप्लीटली सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए। मीन्स कुछ अथॉरिटीज़, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग शुड बी इन द हैंड ऑफ द टॉप लेवल अथॉरिटीज़ एंड द माइनर वन, द नॉट मोर इम्पॉर्टेंट वन शुड बी इन द हैंड ऑफ द लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइज, नेचर एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस। लाइक अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्केल बहुत बड़ा है, लाइक आप टाटा जैसी कंपनी आपकी चला रहे हो, तो टाटा अगर ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, वहाँ पे आप सेंट्रलाइजेशन के साथ काम नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप सेंट्रलाइजेशन करोगे तो सारे डिसीजन आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप लेवल को लेना पड़ेगा। और टॉप लेवल कुछ ही लोग होंगे और वो टॉप लेवल अगर सारे ब्रांचेस के डिसीजन लेना शुरू करेंगे तो क्या होगा, डिले इन वर्क होगा। तो यहाँ पे आपको डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है। बट वहीं पे अगर आपका एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक कोई छोटी सी कंपनी जिसमें मुश्किल से 15 एम्प्लॉय काम करते हैं, छोटी सी फर्म में 15 एम्प्लॉय ही काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप आराम से पूरा सेंट्रलाइजेशन रख सकते हो, क्योंकि जो भी ओनर या जो भी टॉप लेवल अथॉरिटी होगी वो आराम से सारे डिसीजंस लेने के लिए कैपेबल है, ठीक है। यहाँ पे आपका होगा कि अगर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में प्रॉपर बैलेंस है तो इसके प्रॉपर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे। सबसे पहला, फैसिलिटेट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि आपको डिसीजन मेकिंग वगैरह में डिले नहीं होगा। देन टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क। अगर हम हर काम के लिए टॉप लेवल के पास नहीं जा रहे हैं तो मेरा काम क्या होगा, टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। देन नो एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा, वो जो सिर्फ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं या इंपॉर्टेंट वर्क के ऊपर ही वो कंसंट्रेट कर पाएंगे। एंड द लास्ट वन, मोटिवेट द लोअर लेवल एम्प्लॉयज़। अगर आप टॉप लेवल अगर आप डिसीजन मेकिंग का जो अथॉरिटी है वो अपने लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ को देते हैं तो वो इससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, एज वेल एज वो मोटिवेट भी होते हैं। कंसिक्वेंस आपका हो जाएगा ओवरबर्डन ऑन द टॉप मैनेजमेंट। ऑब्वियसली बात है, अगर सारे डिसीजन टॉप मैनेजमेंट ले रहा है, हर छोटी से बड़ी डिसीजन, देन देयर इज ओवरबर्डन। देन डिले इन एक्शन, वही ओवरबर्डन की वजह से ही डिले इन एक्शन भी होगा। एंड द लास्ट वन, ऑब्वियसली बात है, अगर हर जगह केओस मचा हुआ है, हर काम में डिले हो रहा है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। थैंक यू।